और अंबेडकर की बात हो रही है, वो महान शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बात आज भी हो रही है। मौत तो बरहक है, मौत आनी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी है तो कल संविधान के द्वारा ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस पर विचार होना ही चाहिए। और सर ने कहा था कि एक संसद है, तो संसद में आज कोई बिल पास होना ही चाहिए। राजनीति के बगैर, राजनीति बाबा साहब ने भी की है, और राजनीति अगर आप घर में नहीं करना जानते हैं तो परिवार आपका बिखर जाएगा, बच्चे आपके बिखर जाएंगे। राजनीति को इतना बुरा लोग इसलिए कहते हैं कि ऐसा दिखता है, जैसे किसी को नेताजी कह दो तो बुरा लगता है, और जो कह दो लीडर कह दो तो कहते हाँ यार ये तो अच्छी बात है। नेताजी कह दो तो बुरा लगता है ना, लेकिन नेताजी कह दो तो, और फिर कहते ये समाज के अगुवा हैं तो अच्छा। खैर, अब मैं अगला नाम लेता हूँ, मोहम्मद रब्बानी जी। लखनऊ की सरजमी पे चार शख्सियत मौजूद हैं हमारे बीच में। हमको अच्छी सलाहियत देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। हमारे बीच में मंच पे बैठे सभी जिम्मेदार शख्सियत, भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अंकल पीसी कुरिल साहब, बड़े भाई राशिद जमील खान साहब, और सभी जिम्मेदार शख्सियत जिन्होंने कांसी राम के साथ भी कदम में कदम मिलाकर चला। और अंबेडकर की बात हो रही है, वो महान शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बात आज भी हो रही है। मौत तो बरहक है, मौत आनी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी है तो कल आपकी बारी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है, मेरे नौजवान साथियों, मेरे खास तौर से सारे लोग 70 और 60 प्लस हैं, 2-4 लोग नौजवान हैं, लेकिन मैं आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलूंगा। आप लोग की बातों से मुझे एक ऊर्जा मिलती है। अंकल पीसी कुरिल साहब कहते हैं कि मैं कांसी राम के साथ कदम में कदम मिलाकर चला, लेकिन आज वो भी दुनिया में नहीं है। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कर दिया, इस भारत की सरजमी पे, हरियाणा की सरजमी से निकले, पैसे से वो नौकरी वाले थे, पैसे से वो चाहते तो अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब मैं आज नौकरी तो कर लूंगा, अपनी जिंदगी तो जी लूंगा, अपने परिवार को जिंदगी तो जिला दूंगा। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर चले गए, फिर ये भारत की सरजमी फिर उसी तरह हो गई थी। लेकिन कांसी राम के साथ भेद होने लगा, छुआछूत की बात होने लगी, अगला पिछड़ा की बात होने लगी। कांसी राम साहब ने हरियाणा की सरजमी से निकले और साइकिल लेके निकले, और आपके बीच में आए, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, बैकवर्ड के लोगों ने, दलित के लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने उन्हें गले लगाने का काम किया। और पहली बार सबसे ज्यादा कोई विधायक बना तो बैकवर्ड के लोगों ने बना, वो उनकी बदौलत थी। आज मुझे निकलने की जरूरत है, अपनी बात कहने की जरूरत है। हम सिर्फ अंबेडकर की बात तो करते हैं कि अंबेडकर साहब ने ये कर दिया, अंबेडकर साहब ने, लेकिन अंबेडकर साहब ने रास्ता बनाने का काम किया। वो बताया कि मेरा अधिकार है इस सरजमी पे, भारत की सरजमी पे, जिन्होंने अपनी बदौलत मत देने का अधिकार दिया। आज ये कुर्सी मिली है, मुझे बोलने का अधिकार मिला है, तो डॉक्टर अंबेडकर की देन है। मैं बधा देना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र की सरजमी से अंकल बैठे हैं। जब महाराष्ट्र के लोगों ने अंबेडकर साहब को हरा दिया, तो बंगाल के मुसलमानों ने उसे गले लगाने का काम किया, और बंगाल से ही वो राज्यसभा सांसद बने और भारत के कानून मंत्री बने। हमारा तो रिश्ता पुराना है दलितों से, हम कोई नहीं है, कोई नया नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने तब न कहा था, मेरे नौजवान साथियों, वो जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वतन की आन लिख रहा हूं, वतन की शान लिख रहा हूं, दलित का बेटा हूं, संविधान लिख रहा हूं, दलित का बेटा हूं, संविधान लिख रहा हूं, और अपनी लाश मिट्टी में दफनाने से पहले इस भारत की पैगाम लिख रहा हूं। उन्होंने कहा था, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों, आज हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दोषी हम हैं। हम जवाब नहीं देते हैं, हम घर से निकलते नहीं हैं, हम लड़ते नहीं हैं। अंबेडकर साहब को कितनी तकलीफें दी गई। वो डॉक्टर, वो उस वक्त, जब आज का दौर ये चल रहा है तो वो क्या दौर होगा जब जंगले के पीछे उनको बैठने का, कॉलेज में बैठने का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन उनको तो मकसद था कि हमें अपने लोगों की, उनके बेटे की लाश पड़ी थी,
तो कुछ लोगों ने कहा कि बेटे की लाश पड़ी है, आप लंदन क्यों जाएंगे? तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आज एक बेटे के लिए अगर लंदन नहीं जाऊंगा तो ये सारे लोग भारत के अधीन हो जाएंगे। आज उनकी बात हो रही है। तब उन्होंने, मैं अब इशारा हो रहा है संचालन महोदय का, उन्होंने कहा था कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी। सोच अम्बेडकर साहब की है, जुबान रब्बानी की बोल रही है। मैं चूंकि बलिया से रहने वाला हूं, उन्होंने कहा था कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, सुहाने वक्त की मुलाकात याद आएगी। अरे ढूंढोगे मुझसे बेहतर दोस्त, ढूंढोगे मुझसे बेहतर दोस्त तो निगाहें दूर दूर से जाकर वापस लौट आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर साहब अमर रहे। इसलिए मैं अपनी बात सीधी शुरुआत करता हूं। सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, सर विषय आपके सामने है, संविधान का अमल ही समस्त समस्याओं का समाधान है, इसमें किसी को डाउट है? मैं समझता हूं सभी सहमत हैं, इस बात पे हम सभी सहमत हैं। तो अब ये लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि इससे हम सब सहमत हैं कि संविधान के द्वारा ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस पर विचार होना ही चाहिए। और सर ने कहा था कि एक संसद है, तो संसद में आज कोई बिल पास होना ही चाहिए। यह नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, और कम से कम आज नहीं हुआ तो हम समझते हैं बहुत लेट हो जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, मैं भी अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि काम तो हमें सामाजिक क्षेत्र में करना है, राजनीतिक क्षेत्र में भी करना है, आर्थिक क्षेत्र में भी करना है, बहुत सारे क्षेत्रों में करना है, लेकिन सबसे पहले किस क्षेत्र में करना है यह निश्चित किया जाना जरूरी है। काम तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले किस में किया जाना जरूरी है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, आप कितने भी मेहनत करने वाले क्यों ना हो, लेकिन सारे कार्य एक साथ नहीं कर सकते हो। किसी एक पे तो फोकस करना ही पड़ेगा आपको। अब क्योंकि हमारे एक महापुरुष कह चुके हैं, जिनकी हम बारंबार नाम लेते हैं कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। ऐसे एक हमारे महापुरुष मानवर काशीराम साहब ने कहा। सम्मानित साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं। जो अशोक की बात कर रहे थे अभी, महाराजा अशोक, सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक, उनकी पीढ़ियों का शासन कैसे समाप्त हुआ? सम्राट अशोक या उसकी पीढ़ी में बृहदत्त का शासन कैसे समाप्त हुआ? वो इस प्रकार समाप्त हुआ कि उसे पता ही नहीं चल पाया कि दुश्मन किस रणनीति पे चल रहा है। जिसकी सत्ता थी उसे पता ही नहीं चल पाएगा दुश्मन किस रणनीति पे चल रहा है, और बौद्ध साम्राज्य खत्म हो गया। जब मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों को पता ही नहीं चल पाया कि अंग्रेज कैसे शासन बनने वाले हैं। पता चल गया होता तो मुस्लिम शासक अंग्रेजों को नहीं आने देते, बृहदत्त को पता चल गया होता तो उसका राज नहीं जाता। उसी प्रकार हमें भी नहीं पता चल रहा कि हमारा सब कुछ जा चुका है कि कुछ बचा हुआ है। हम सोच रहे हैं बचाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ जा चुका है। बचाना है तो बचा लो, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। बचाना है तो बचा लो, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। यह सोच के हमें योजना बनानी है, और ज्यादा लेट कर दिए तो सिर्फ हम डपली बजाते रह जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं, हम सीधे सीधे राजनीति पे आते हैं, वैसे मेरा विषय नहीं है लेकिन फिर भी आते हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब की बात से बात शुरुआत की कि आज वो लोग सत्ता में हैं जो ये कहते थे कि हम संविधान को नहीं मानते। आज वो लोग सत्ता में हैं जो ये कहते थे कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। आरएसएस ने कई बार उसको खत्म करने की बात कही। पिछली वाली बात सबको पता है, उन्होंने कहा 400, अब की बात 400 पार। क्यों? कि संविधान खत्म करना है। अब उन्होंने रणनीति बदल दी है, अब वो कभी ये नहीं कहेंगे कि 400 पार,
क्योंकि जब ये कह देंगे तो आप जाग जाओगे तो उन्हें रोकने का प्रयास करोगे। इसलिए अब वो ये नहीं कहेंगे, अब तो कहेंगे अरे भाई संविधान की जय, संविधान के सामने माथा टेकेंगे, संसद के सामने माथा टेकेंगे और संसद को ही तुड़वा देंगे, संविधान के सामने माथा टेकेंगे और संविधान को ही खत्म करा देंगे। इस सोच के लोग इस समय सत्ता में हैं। जब इस सोच के लोग सत्ता में हैं तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें सत्ता से अलग करो। जब उन्हें सत्ता से अलग कर दोगे तो आप आर्थिक उन्नति की बात कर पाओगे, तो आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। सम्मानित साथियों, अभी एक बिल आया है, उस बिल का नाम अभी फरवरी में आया है, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आतंकवादी रोधक नियम बना है एक, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। क्या आतंकवाद को खत्म करने के लिए पहले से कोई बिल नहीं था क्या देश में? था। प्राण नाम से, आप फरवरी का पेपर उठाइए, प्राण नाम से एक बिल आया है, गृह मंत्रालय ने पास कर दिया है। उसमें क्या है नया, कभी पढ़ा आप लोगों ने? उसमें आतंकवाद के साथ साथ कट्टरवाद को भी जोड़ दिया है। कट्टरवाद में कट्टरवादी अम्बेडकरवादी, कट्टरवादी बौद्धवादी, कट्टरवादी मुस्लिमवादी, जो भी अपने मिशन के लिए कट्टरता के साथ काम करेगा उसे आतंकवादी घोषित किया जाएगा। ऐसी उस बिल की मंशा है। आज बिल बन गया है, पास हो गया है, अगली बार सत्ता में आने दो, लागू भी हो जाएगा, सही तरह से वो लागू होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा यह कहना है कि ये ज्यादा लेट किए तो जो ऐसी मीटिंगें हो रही हैं वो होना बंद हो जाएंगी, रोक लग जाएगी। वो कहेंगे आप अलगाववाद फैला रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, ऐसा वो कहना शुरू कर देंगे। तब जितनी गंभीर समस्या है उस समस्या को उतनी गंभीरता के साथ हम नहीं सोच रहे, जबकि उसको उतनी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बस 2 मिनट। अब मैं कह रहा हूं, पहले जो विधान चलता था मनुस्मृति का विधान, मनुस्मृति को स्मृति क्यों कहते थे? क्योंकि वो लोगों को याद थी, वो लोगों को याद थी किसका अधिकार क्या है, किसका क्या नहीं है। कोई तोड़ता था, जनता बोल पड़ती थी कि भाई विधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा, धर्म के हिसाब से काम नहीं हो रहा। हम लोगों ने संविधान के मूल अधिकार कितने लोगों को याद करवाए, कितने लोगों को जानकारी है? मान लो हमें और आपको जानकारी है, निर्णय तो जनता को लेना है, जनता को जानकारी नहीं है कि इसमें आपके अधिकार हैं। मैं आपके सामने यह प्रॉमिस करना चाहता हूं अपनी तरफ से, यदि हम लोग 50 लोग भी हैं यहां पे, 6 महीने तैयारी कर लो, आप लोग यूपी में 50 सीटें हरवा सकते हो, और 50 सीटें हर जाएंगी तो सरकार गिर जाएगी। और एक विधानसभा कोई भी उत्तर प्रदेश की मुझे दे दो, मैं वहां से हरवा के दिखवा दूंगा। एक रणनीति है। एक मैडम ने कह दिया, एक मुझे हो गया, कहो ऐसे कि ये विधानसभा मैं चयनित करता हूं, यहां से मैं इसको हरवाऊंगा। हरवाना शुरू कर दोगे, वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, आपका संविधान लागू होना शुरू हो जाएगा। आप दिल्ली से कह रहे हो संविधान को लागू करो, जो दूध पी रही है उसी को, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको गंभीरता के साथ प्लान करना पड़ेगा, और प्लान कर लिया तो सफल हो जाएंगे, और प्लान नहीं किया तो सफल नहीं हो पाएंगे। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितने भी लोग संविधान के समर्थक हैं, जितने भी संगठन संविधान के समर्थक हैं, वो एक पर्चा कम से कम छपवा लें, उसके पीछे अपने ही संगठन का नाम डाल दें। जिस विधानसभा को वो निश्चित कर रहे हैं, 1 रुपए में 1 पर्चा छप जाएगा। 1 लाख संविधान की प्रतियां घर घर पर जाके चिपकवा दे वो अपने नाम से, और कहे उस घर बार के लोगों से इसे पढ़ो 10 बार संविधान की प्रस्तावना को। जब वो 10 बार 20 बार वो बच्चे पढ़ेंगे, तब उन्हें पता चलेगा इस संविधान में क्या है क्या नहीं है। और जब बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा, और तब फिर उस संविधान को रोकने के लिए निकलेंगे। ये मेरा संक्षेप में था। सर खड़े हैं। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये